जय हिंद दोस्तों। टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल में मैं अमित शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर के आ गए हैं संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें आपको 30 प्रश्न में से देखते हैं आपकी कितनी तैयारी संस्कृत की है। इस वीडियो को देख करके आपको लग जाएगा, क्योंकि पेपर में से ही हमने बिल्कुल प्रश्न उठाए हैं। ऐसे ही प्रश्न आपके टेट एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अब आप देख लीजिए कि जब पेपर देने बैठेंगे तो 30 में से आपके कितने नंबर आते हैं। चलिए आप भी उत्तर बताना, हम भी उत्तर बताएंगे। पहले भी ऐसे वीडियो लाए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के जो संस्कृत व्याकरण टेस्ट है वो देख सकते हैं। व्याकरण पूरी ट्रिक के साथ पढ़ाई है, उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, तैयार हो जाइए। तल्लया का संधि विग्रह है। तल्लया का संधि विग्रह क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दें। तो तल्लया में आपको बता दें कि यहाँ पर व्यंजन संधि है। हमने संधि पूरी ट्रिक से पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। क्यों है, क्योंकि इसका संधि विक्षित हो जाएगा तत् धल लया, प्लस के इस तरफ ता हलंत है, मतलब व्यंजन है, और लया ता का हो जाएगा ला, तो इससे मिलकर के बन जाएगा तल्लया। ये जो प्रश्न है कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी आईएमपी। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और बसठ, इन शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बता दें। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, बसठ, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो जब भी आपने देखा होगा क्या बोलते हैं, देवाय नमः, शिवाय नमः, मतलब चतुर्थी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होता है। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, बसठ, अलम, इन सब के योग में कौन सी विभक्ति लगती है? चतुर्थी। से महावीराय नमः, ऐसे हर भगवान के साथ क्या लगती है? चतुर्थी का प्रयोग होता है नमः के साथ। आगे देखते हैं, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, इससे संबंधित ये प्रश्न है। आज आपको पता चल जाएगा आपकी कितनी तैयारी, आप कितने बनते। कमेंट में दोस्तों जरूर लिख करके बताना कि सर हमसे 26 बने, हमसे 27 बने, हमसे 20 बने। और जहां पर आपको कमजोरी फील हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और संस्कृत के वीडियो देख लेना। उसके बाद आप दोबारा टेस्ट लगाएंगे तो आपका लेवल कुछ अलग होगा। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, तो आपको बता दें अनुनासिक वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका से। किससे होता है? मुख और नासिका से। हाँ, जल्दी जल्दी कमेंट करते जाएं। कुछ मित्र बहुत अच्छे कमेंट में उत्तर देते हैं, उनकी तैयारी देख करके बड़ी खुशी होती है। अहिंसा परमो धर्मः, यह वाक्य लिखा गया है। कहाँ से लिया गया है? सॉरी, लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अहिंसा परमो धर्म, यह वाक्य। हाँ जी, कौन पहले कमेंट में उत्तर बताता है सही? हाँ बिल्कुल, जल्दी से बता दीजिए। तो यह वाक्य जो है वह लिया गया है महाभारत से। कहाँ से लिया गया है? महाभारत से यह वाक्य लिया गया है। और वास्तव में ये बिल्कुल सत्य है कि जहाँ पर अहिंसा है, करुणा, दया है, वही परम धर्म है। इसके अलावा हिंसा में कोई धर्म नहीं है। स्त्रीलिंग मातृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप है। शब्द रूप संबंधी आ गए हैं। स्त्रीलिंग में मातृ शब्द की द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है? जल्दी से रूप लगा लीजिए दोस्तों। ये सब जितने क्वेश्चन हैं इन सबको हम विस्तार से ट्रिक के साथ पढ़ा चुके हैं। आप तो वैसे तो आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे ही, उम्मीद है, क्योंकि आप यदि संस्कृत की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल तो आपको बेस्ट लगेगा, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आप तक वीडियो लाते हैं। तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, इस वीडियो को लाइक और करना, और प्ले लिस्ट में जा करके शब्द रूप इत्यादि देख लेना। तो हाँ बिल्कुल सही कमेंट में उत्तर दे रहे हैं। इसका उत्तर हो जाएगा मातृ ही। क्या बनेगा? मातृ ही। आगे, अस्मद सर्वनाम का षष्ठी विभक्ति बहुवचन रूप है। अस्मद, ठीक है। अस्मद उस्मद के रूप बहुत जरूरी होते हैं संस्कृत में। इस सर्वनाम के रूप है, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है। इसमें अस्माकम। क्या बनता है? अस्माकम। भवितुम में धातु है। भवितुम में धातु बताना है आपको। कौन सी धातु यहाँ पर प्रयुक्त होती है? धातु मतलब हिंदी में जिसको अपन क्रिया बोलते हैं उसको संस्कृत में धातु बोलते हैं। तो भवितुम में भू धातु से तुमुन प्रत्यय लग करके भवितुम बना है। ठीक है, तो भू धातु है, भू का हो जाता है भव। ठीक है, इस प्रकार से। अब देखें, भू धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप चलेगा। लंग लकार आपको बता दें भूतकाल में चलता है। लंग लकार किस काल में? भूतकाल में। और मध्यम पुरुष का आपको बहुवचन बनाना है, तो भूतकाल के जो रूप चलते हैं भू धातु के, अभवत, अभवताम, अभवन, इस प्रकार के रूप यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, कैसे रूप चलते हैं? अभवत, अभवताम, अभवन। ठीक है, अभवा, अभवतम, फिर मध्यम पुरुष बहुवचन में बनेगा अभवत, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है।
अभवत, अभवताम, अभवन, अभवा, अभवतम, अभवत, अभम, अभाव, अभवाम। इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं, आप तो याद कर लेना। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। अब दा धातु का लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होता है प्रथम पुरुष बहुवचन, ठीक है, तो आसानी से इसका आप बता सकते हैं। तो इसका हो जाएगा ददती, ठीक है। क्या बन जाएगा? दा धातु से ददती बन जाएगा बहुवचन, प्रथम पुरुष बहुवचन। कंफ्यूज नहीं होना, ये आईएमपी समझ लेना, दा धातु का कई बार पूछा गया है। आगे है विद्या अमृत अमृतम सुनते, यह वाक्य लिया गया है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है जल्दी से बता दे। तो यह वाक्य जो लिया गया है वह ईशावास्योपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। और जो बेरी आईएमपी होता है उसमें हम अलग से बता देते। पंचमी विभक्ति एक वचन में लसा शब्द का रूप बनेगा। लता है आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है लता। तो इसका पंचमी विभक्ति में एक वचन में आपको रूप बनाना है, तो हाँ जी कमेंट कर दें। इसका बन जाएगा लतायाह। क्या बन जाएगा? लतायाह। आप शब्द रूप की ट्रिक के साथ हमने पढ़ाई है, आप देख लीजिए चैनल पर। मनोरथा का संधि विक्षित होगा। मनोरथा का संधि विग्रह बताना है, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर संधि पहचाननी है कि भाई कौन सी संधि हो जाएगी। तो आपको बता दें कि इसमें जो है विसर्ग संधि हो जाती है। तो यहाँ पर इसके दो प्रकार से बनते, एक तो मनहा प्लस रता और एक मनस प्लस रता। तो मनस प्लस रता इसका ये विग्रह हो जाएगा। मनोरथा का दोनों प्रकार से विग्रह आता है, जो ऑप्शन में दिया आप लगा सकते हैं। वारी शब्द का सप्तमी एक वचन रूप है वारी, ठीक है। वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी, ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो सप्तमी एक वचन का आपको रूप बताना है, तो दोस्तों आपको बता दें कि वारिणी क्या बन जाएगा? वारिणी सप्तमी एक वचन इसमें बन जाएगा। चटकऊ में कौन सा समास, आप देख लें आप पे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, वो कितनी अभी तैयारी करनी है। अभी आगे और देखें सब प्रकार के प्रश्न है। चटकऊ में कौन सा समास है? चटकऊ जल्दी से बता दें। समास का वीडियो तो आप हजारों लोगों ने हमारा देखा है, तो हमें तो उम्मीद है इसकी, तो हमने ट्रिक से बताई थी, बन जाएगा। तो चटकऊ में जो समास हो जाएगा वह आपको बता दें कि यहाँ पे द्वंद्व समास है। कौन सा समास है? द्वंद्व समास। किस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार चलती है? क्रिया जो है वह कर्म के अनुसार हो जाएगी। किस वाच्य में हो जाएगी, मतलब यहाँ पर कर्म की प्रधानता बता रहे हैं, तो भाई कौन सा वाच्य वह हो जाएगा? वह कर्मवाच्य हो जाएगा। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो, कर्मवाच्य कर्ता की प्रधानता हो, कर्तृवाच्य, और जहाँ पर ना कर्ता की प्रधानता हो ना कर्म की प्रधानता हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। इस प्रकार से तीनों वाच्य है। तो यहाँ साफ साफ कह रहे हैं कि जहाँ कर्म के अनुसार क्रिया चल रही, मतलब कर्म यहाँ पर बड़ा है, उसके अनुसार क्रिया हो रही, इसलिए कर्मवाच्य। यदि यहाँ प्रश्न आ जाता कि जहाँ पर कर्ता के अनुसार क्रिया हो तो कर्तृवाच्य हो जाता है। ऐसे प्रतिदिन पद में कौन सा समास है? अब देखें इसका जो समास विग्रह होता है वह होता है दिनम दिनम प्रति, ठीक है। इसका समास विग्रह होता है, यदि कभी पूछ ले, प्रति जो है एक क्या है? अव्यय है। तो जहाँ पर पूर्व पद अव्यय होता है और उसकी प्रधानता होती है, वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है। व्याकरण से संबंधित संधि नहीं है, तो आप सबको पता है कि संधि के मुख्य रूप से यहाँ पे तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो मुख्य संधि संधि नहीं है, ठीक है। संस्कृत में बाकी पूर्व रूप पर रूप संधियाँ होती हैं, तो वो भी इन्हीं के अंतर्गत आ जाती हैं। पठिता में धातु प्रत्यय है। पठिता में कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लगा है? हाँ जी कमेंट करें। तो ये तो आप सब पहचान चुके होंगे कि पठ धातु है, ठीक है। ऐसे प्रत्यय कौन सा है? तहा दिया है, तो ता प्रत्यय लग जाएगा, तो पठ धन ता, तो इससे क्या बन जाएगा? पठिता बन जाएगा। क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कहते हैं, जो क्रिया से सीधा संबंध रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। तो क्रिया से जो सीधा संबंध रखते हैं वह कहलाते हैं, आपको बता दें, हाँ जी, कारक कहलाते हैं। वो कौन कहलाते हैं? कारक। तस्मयी में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, तो तत् जो शब्द के रूप होते हैं उसके अनुसार यहाँ पर पूछा गया है। तस्मयी में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? जल्दी से बता दीजिए। तस्मयी, हाँ जी, कौन देगा पहले उत्तर? हाँ, तो तस्मयी बिल्कुल सही, चतुर्थी विभक्ति होती है। सुतेरिवार्थम स्मृतिर गच्छत
प्रस्तुत श्लोकांश उद्धृत है। कहाँ से लिया गया? तो कठिन हो गया, कुछ कठिन लेवल के भी प्रश्न आ जाते हैं, कई बार सिलेबस के आउट भी 1-2 प्रश्न आ जाते हैं, तो वहाँ लड़ नहीं सकते, अब वहाँ उत्तर देना पड़ेगा साहब। तो जल्दी से बता दें। तो युक्ति से संबंधित एकाध प्रश्न तो फंस ही जाता है हिंदी संस्कृत व्याकरण में। तो आपको ये बता दें, रघुवंश महाकाव्य से लिया गया है, और रघुवंश महाकाव्य किनकी रचना है? तो भाई कालिदास जी की रचना है। ठीक है। अच संधि किसे कहते हैं? तो आपको बता दें कि जब अच नाम आ जाए, अच संधि आ जाए, तो हिंदी में उसको समझना हो तो आप समझ लेना स्वर संधि, और जहाँ पर हल संधि आ जाए तो हिंदी में समझ लेना व्यंजन संधि। ठीक है। स्वर संधि को संस्कृत में अच संधि कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। तो अब कह रहे हैं अच संधि किसे कहते हैं? तो आपको अपने आप उत्तर मिल गया कि स्वर संधि को। हल किसे कहते हैं? व्यंजन को। ऐसे आगे देखें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, चोर भयम में समास है। तो आपको बता दें, चोरात भयम है, आपको ये पंचमी विभक्ति का सबसे फेमस उदाहरण है। ठीक है। चोर भयम, इसका विच्छेद करेंगे तो हो जाता है चोरात भयम। अब पंचमी आ गया तो पंचमी तत्पुरुष यहाँ पर हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, और विस्तार से पूछा जाएगा तो पंचमी तत्पुरुष हो जाएगा। दोस्तों लाइक कर दें जरूर यदि प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो। आगे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभी वाक्य शुद्धि अनुवाद से संबंधित प्रश्न है, तो कौन सा वाक्य शुद्ध है जल्दी से बता दें। तो इनमें से जो वाक्य यहाँ पर दिए हैं इनमें हो जाएगा मह्यम ना रोचते मोदकम। चतुर्थी विभक्ति आती है, रुच्यार्थक जो धातुएं होती हैं उसमें, तो मह्यम क्या हो जाएगा? चतुर्थी। तो मह्यम ना रोचते मोदकम, मुझे लड्डू अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। अश्वात रामः आपतत, इस वाक्य में आए अश्वात पद में कौन सी विभक्ति है? जल्दी से बता दें। अश्वात रामः आपतत, इसमें जो अश्वात शब्द आया इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति है वह हो जाएगी पंचमी, क्योंकि पद अलग होने के अर्थ में हो रहा है आपतत अश्व से, और ता भी है, तो जैसे होता है ना रामात। ठीक है। राम शब्द के हमने शब्द रूप पढ़ा है ना, तो ऐसे ही हो जाएगा अश्व के अश्वात, ऐसा बन जाएगा पंचमी एक वचन में। उपगंगम में समास है। समास तो बहुत अच्छे ट्रिक के साथ पढ़ाया है, प्ले लिस्ट है ना जो हमारी संस्कृत व्याकरण ट्रिक, उसमें सबसे पहला वीडियो यही है, देख लीजिएगा जरूर से, रिकमेंड कर रहा हूँ मैं। उपगंगम मतलब गंगायाः समीपम। ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा, गंगायाः समीपम। अब उप क्या है? एक अव्यय है, तो पूर्व पद जहाँ पर अव्यय होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? जल्दी से अब आप ही लोग लगा लीजिए, कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है। इस प्रकार से, और नदी भी सूत्र से याद रखिएगा, नदी शब्द कोई आ जाए, जैसे आ जाए मान लो इसी की जगह आ जाता है, एक बहुत जरूरी बात बता रहे, यदि यहाँ लिखा होता पंचगंगम, पंचगंगम लिखा होता, तो आप कौन सा समास लगा करके आते? बताइए। पंचगंगम कमेंट में कर दें, कौन सा लगा करके आते? अधिकतर मित्र जिनने अच्छे से नहीं पढ़ा वो इसमें दिगु समास लगाते, वो देखते भाई कि यहाँ पर पंच लिखा है 5, पहला पद क्या है? संख्यावाची है, तो दिगु नहीं भैया, ये गलती मत करना। जब भी नदी शब्द, गंगा यमुना इत्यादि नदी शब्द आ जाए तो वहाँ पर हमेशा अव्ययी भाव समास हो जाएगा, चाहे द्वि यमुनम लिखा हो, चाहे पंचगंगम लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, यदि नदी से संबंधित है तो अव्ययी भाव समास ही आता है। नदी भी इसका सूत्र है, याद रखिएगा। खादिता में धातु है, आसानी से पहचान जाएंगे खादिता में कौन सी धातु है। तो खादिता में जो है वह खाद धातु का प्रयोग हुआ है। ठीक है। जटाभि तापसा से विभक्ति का विधायक सूत्र है। जटाभिस तापसा, इसका जो होता है एक तृतीया बहुवचन है जटाभि, मतलब जटाओं से तपस्वी, जब किसी की पहचान हो। ठीक है। जैसे कहते अक्षणा काणा, आँख से काना, जटाभिस तापसा, इस प्रकार से सिरसा खलवाटा, ये सब उसके हैं, तृतीया के हैं। तो अब इसमें से आपको इसका विधायक सूत्र बताना है, तो इत्थ्यम भूत लक्षणे, जहाँ पर लक्षण प्रस्तुत किया जाए, यहाँ पर लक्षण प्रस्तुत कर रहा है तपस्वी का, क्या? जटा भी तापसा, मतलब जटाओं से तपस्वी लग रहा है, लक्षण बता रहा है, तो स्तंभभूत लक्षणे सूत्र यहाँ पर हो जाएगा। अगला है संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा शुद्ध रूप है। कई दोस्त बोलते सर आपसे जुड़ना है, कैसे पढ़ें? आप कुछ नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बस, और बेल आइकन दबा लें, वीडियो को आगे शेयर करते जाएं, यही हमारी फीस है। बाकी आप पढ़ें, इतना कुछ करना है और कुछ नहीं करना जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें संस्कृत व्याकरण के अनुसार कौन सा रूप शुद्ध है। तो उपर्युक्त कई बार पूछा गया है,
हमने बताया था कि रेफ जिस शब्द पर लगी हो उसके पहले उसका उच्चारण होता है, जैसे यहाँ पर ये सही है तो ऊपर फिर युक्त, उपर्युक्त, ये सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नदी शब्द के द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। नदी शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या रूप बनता है दोस्तों, जल्दी से बता देना। और पिछले वीडियो देख लेना, इस वीडियो को भी सेव कर लें, पेपर के पहले एक बार देख करके जाना। इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपके पास आगे आ जाए तो अगला वीडियो के लिए आप क्या करना, बेल आइकन को दबा लें। सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकन को दबा लें तो हमारा अगला वीडियो आप तक जानकारी मिल जाएगी। तो नदी शब्द में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का जो रूप बनता है वह बनता है नदी ही। क्या बनता है, नदी। इस प्रकार से हमने बिल्कुल सिलेबस के अनुसार 30 प्रश्न लिए हैं। अगले वीडियो में पुनः 30 प्रश्नों पर ऐसी चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहें साथियों और सफलता प्राप्त कर मेरी ढेरों शुभकामनाएं हैं। जय हिंद।